ट्रेन में रक्षाबंधन। शिल्पा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ट्रेन की टिकट बुक हो गई है। क्या हो गई बुक? थैंक गॉड। मैं तो सोच रही थी इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मैं अपने भाइयों के साथ मना ही नहीं पाऊंगी, पर टिकट मिल गई। अब तो मैं रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। शिल्पा, टिकट रक्षाबंधन से एक दिन पहले की मिली है। तुम रक्षाबंधन पर दोपहर तक ही घर पहुंच जाओगी। हाँ, यह है कि तुम रक्षाबंधन के दिन अपने घर पर होगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, त्योहार तो पूरा दिन होता है। मैं शाम को भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ जी, बाबूजी, मैं चली जाऊँ ना? हाँ हाँ बहू, जरूर जाओ। रक्षाबंधन का त्योहार तो होता ही मायके का त्योहार है। अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर त्योहार बनाना अच्छी बात है। टिकट मिल गई। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी सास। जरूर जाना चाहिए। एक साल बाद तो त्योहार आता है, अपने भाइयों के साथ मिलकर मनाना चाहिए उसे, है? बिंदु दीदी भी रक्षाबंधन पर घर आ रही हैं। मैंने भी उस दिन छुट्टी ले ली है। हम लोग यहाँ पर सब संभाल लेंगे। तुम आराम से बच्चों के साथ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊंगा। और फिर अगले दिन राकेश शिल्पा और दोनों बच्चों खुशी और वंश को मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा देता है। शिल्पा और बच्चे बहुत खुश थे। ट्रेन में शिल्पा को और भी परिवार मिल गए जो रक्षाबंधन पर अपने अपने घर जा रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार अर्चना का भी था। अर्चना के भी शिल्पा की तरह ही 2 छोटे बच्चे थे, नैन्सी और वरुण। मेरे मम्मी पापा तो अभी इसी साल मुंबई शिफ्ट हुए हैं। पहले वो पूना रहते थे। ओह अच्छा, मैं तो हुई मुंबई की, मेरी पैदाइश भी वहीं की है। मेरे मम्मी पापा शुरू से मुंबई में ही रहते थे। फिर तो तुम मुंबई को पूरी तरह से जानती होगी। हाँ बिल्कुल, मुंबई की हर गली हर सड़क मुझे पता है। एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, फिर तुम राखी के बाद कुछ दिन रुकोगी जैसे मैं रुक रही हूँ, तो मैं तुम्हें पूरा मुंबई घुमाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। पापा को भी अब इतनी जगह घूमने की पता नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन काम पर रहते हैं। भाई भी ऑफिस रहते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ ही बच्चों को घुमा लाऊंगी, मम्मी को भी ले चलेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर डन करते हैं। राखी के अगले दिन हम घूमने जाएंगे। इसी तरह से शिल्पा और अर्चना आपस में बातें करती रही। उन्हीं के बीच एक बुजुर्ग दंपति भी जुड़ गए। और लीजिए ना अंकल जी, आंटी जी आप भी लीजिए ना, मेरे पास काफी खाना है। बस बेटी धन्यवाद, पूरी आलू बहुत स्वाद बनाए हैं। पता नहीं पराठे और अचार टिफिन में पैक भी किया था, आते आते मेज पर ही छूट गया। उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो गई है। बूढ़ा आदमी, बस बेटा, मैं भी और नहीं लूंगा। बहुत पेट भर गया। तुमने बहुत सारे पूरी आलू खिला दिए। अंकल जी आंटी जी, ये घेवर चखिए, मैंने घर पर बनाया है। घेवर तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तुम्हें आता है बनाना? अरे आजकल रील्स में घेवर बनाना सिखा रहे हैं। 4 चम्मच घी में थोड़ी सी बर्फ डालकर उसे अच्छे से घुमाया, फिर उसमें मैदा और ठंडा दूध डालकर और अच्छे से घुमाया। बस इसी तरह से पूरी रेसिपी सीखी। पहली बार में तो बना ही नहीं था, फिर मैंने भी सोच लिया था इस बार तो मैं घेवर बना कर ही लेकर जाऊंगी, और देखना बन ही गया। मस्त बनाया। बेटी प्यार से कुछ भी बनाओ तो जरूर अच्छा बनता है। और फिर तुम तो अपने भाइयों के लिए, अपने मायके वालों के लिए घेवर अपने हाथों से बना कर ले जा रही हो, तो ये तो अच्छा बनना ही था। इसमें तुम्हारा प्यार जो मिला हुआ है, बहुत स्वाद बनाया है। और मीठा भी बहुत हल्का है बेटी। भाई हमें तो मजा आ गया। मुंबई बेटी के घर पहुंचकर हम तुम्हारे बारे में जरूर बताएंगे। अच्छा, तो आप अपनी बेटी के घर जा रहे हैं अंकल जी? हाँ बेटी, हम अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। हमारी बेटी के बेटा हुआ है। वो रक्षाबंधन पर आ नहीं सकती, वरना आती तो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को बांध देती राखी। पर अब आना मुश्किल है, तो हम ही राखी पर बेटी के घर जा रहे हैं। नातिन से भी मिलना हो जाएगा और बेटी राखी भी दे देगी, तो वो भी लेते आएंगे। ऐसे ही बातें करते करते रात के 11 बज गए। सब लोग अपनी अपनी सीट पर सोने की तैयारी करने लगे। शिल्पा और अर्चना ने अपने दोनों बच्चों को सीट पर सुला दिया। उन्हें पास की बोगी में से कुछ गाने बजाने की आवाज आ रही थी। ये पास वाले डिब्बे में कोई है क्या? इस समय गाना बजाना कौन कर रहा है, और वो भी देशभक्ति की? बराबर वाले डिब्बे में कुछ फौजी बैठे हैं जो आपस में मिलकर देशभक्ति गीत गा रहे हैं। इन्होंने पूछा था, कह रहे थे रक्षाबंधन की छुट्टियों में घर जा रहे हैं। हाँ, इन्हें भी तो त्योहार पर ही जाने को मिलता है, वरना ये लोग तो हमेशा हम सबकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर ही तैनात रहते हैं। बातें करते करते सब लोग गहरी नींद में सो गए। अचानक रात के 2 बजे एक सुनसान स्टेशन पर गाड़ी रुक गई और कुछ डाकू बदमाश उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें शिल्पा और अर्चना के साथ और लोग बैठे हुए थे। बदमाशों ने सबके सिर पर बंदूक तान दी। तभी एक डाकू, अगर किसी ने भी हिलने डुलने की कोशिश की तो बंदूक की गोली सीधा दिमाग से गुजर जाएगी, इसीलिए सब चुपचाप बैठ जाओ। और जिसके पास भी जेवर रुपए पैसे हैं, सब इस कपड़े पर रख दो। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे।
हम सिर्फ लूट मार करने आए हैं और लूट मार करके चले जाएंगे। अरे अगर किसी ने भी बीच में टोका टाकी की तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रहे हैं। हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी भाई। अर्चना, हमें कुछ करना होगा। बराबर वाले डिब्बे में कुछ फौजी बैठे हैं, हमें से किसी को उन्हें बताना होगा। वही अब इन बदमाशों को पकड़ सकते हैं, वरना इनका कोई भरोसा नहीं। हमसे सामान और जेवर लेकर ये लोग हमें मार कर भी जा सकते हैं, पर बराबर वाले डिब्बे तक जाएगा कौन? मैं कोशिश करती हूँ कोई बहाना लगाना होगा। तो बच्चों का ध्यान रखना। अरे कहाँ जा रही है? मुझे बहुत तेज बाथरूम आया है, मेरा जाना जरूरी है, वरना मेरा बाथरूम यही निकल जाएगा। अबे जाने दे, वरना यहाँ गीला कर दिया तो बदबू फैला देगी। पता नहीं कितनी देर और यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे जा मैडम, जल्दी जा, तू नजर रखना इस पर। शिल्पा तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी नजरें बराबर वाले डिब्बे पर टिकी हुई थी। जैसे वो बाथरूम के करीब पहुंची, उसने देखा कि डाकू का ध्यान थोड़ा भटका है। उसने इस मौके का फायदा उठाया और फुर्ती से बाथरूम में घुसने की बजाय बगल वाले डिब्बे की ओर सरक गई। माफ कीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारे डिब्बे में डाकू घुस गए, उनके पास बंदूकें हैं और वो सब कुछ लूट रहे हैं। फौजियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर तुरंत गंभीरता आ गई। एक फौजी जो शायद उनका लीडर था आगे बढ़ा। क्या डाकू? कितने लोग हैं? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम 4-5 तो होंगे। उनके पास बंदूकें हैं। ठीक है, घबराओ मत बहन, हम देखते हैं। तुम चुपचाप वापस जाकर बैठ जाओ, हम अचानक ही उन्हें पकड़ेंगे। शिल्पा चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई। फौजी लीडर ने अपने साथियों को इशारा किया। वे बिना कोई शोर किए धीरे धीरे शिल्पा के डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। फौजी लीडर की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। डाकू चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने राइफल ताने हुए फौजी खड़े थे। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। कुछ ही पलों में डाकू पकड़े गए और उनकी बंदूकें छीन ली गईं। डिब्बे में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। आप लोगों ने तो हमारी जान बचा ली बेटा, भगवान आपका भला करे। ये हमारा कर्तव्य है अंकल जी, आप लोग सुरक्षित हैं, बस यही हमारे लिए काफी है। शिल्पा जी, आपने भी बहुत हिम्मत दिखाई आज, आपकी वजह से ही आज ये सब लोग सुरक्षित हैं। आप सब फौजी भाइयों ने भी तो अपना फर्ज निभाया है भैया। आपने मुझे बहन कहा था, आपकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। सुबह हो चुकी है, आज रक्षाबंधन है। मैं चाहती हूँ आज मैं और यहाँ पर मौजूद सारी औरतें आप सबको राखी बांधे। शिल्पा बिल्कुल ठीक कह रही है। रक्षाबंधन पर आप फौजी भाइयों ने एक भाई का फर्ज निभाया है। हम सब बहनें मिलकर आप फौजी भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधना चाहती हैं भैया। क्यों नहीं, हम सब आप सब बहनों से राखी बंधवाएंगे। चलो भाई, सब राखी बंधवाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शिल्पा और अर्चना ने फौजी भाइयों को राखी बांधी। सभी फौजी भाई भी बहुत खुश थे। शिल्पा और अर्चना जानती थी कि उस दिन ट्रेन में जो रक्षाबंधन मनाया गया वो एक यादगार रक्षाबंधन था। अनिकेत को ऑफिस का काफी काम था, इसलिए वो देर रात तक काम करता रहा। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो अनिकेत हड़बड़ाहट में उठता है और जल्दी से बाथरूम की ओर जाता है। फिर जल्दी से नहाकर वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े प्रेस किए हुए बिस्तर पर रखे हैं। वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट में से एक आलू का पराठा हाथ में पकड़कर वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी सबसे छोटी और मोटी बहन रूपाली उसे टोकते हुए कहती है, क्या है भैया, ये इस एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? अब भरेगा तो नहीं मोटू, लेकिन लेट हो रहा ना, इसलिए बिल्कुल भी बैठकर खाने का समय नहीं है। मैं लंच ठीक से खा लूंगा। अच्छा, और लंच में क्या खाएंगे? बाहर का तो आप कुछ खाते नहीं और घर का लेकर नहीं जा रहे। अरे वो अब हकलाना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कीजिए। अभी पूरा पौना घंटा बाकी है आपके ऑफिस टाइमिंग में। तब तक राजमा चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लंच के लिए वो भी पैक कर दूंगी। अरे वाह, तो पहले बताना चाहिए था ना कि अभी समय है। और ऊपर से तुम मेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हो। फिर तो मैं जरूर लंच लेकर जाऊंगा, भले ही मुझे देरी क्यों ना हो जाए। ओए मोटी, ऐसा कर 2 पराठे और ले आजा। ये हुई ना बात। अनिकेत आराम से बैठकर आलू के पराठे खाने लगता है। तभी उसकी 5 बहनें वहाँ खड़े होकर उसको देख रही होती हैं। उन्हें देखकर अनिकेत कहता है, अरे तुम 5 मुझे यूं घूर कर क्यों देख रही हो? तुम 5 का व्रत है क्या? हम क्यों व्रत रखेंगे भैया? तो फिर मुझे घूर कर क्यों देख रही हो भाई? तुम सब भी बैठकर खाना खा लो ना। हम आपको इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप तो उस एक आलू के पराठे को खाकर ही सारा दिन निकाल देते। और आपको याद नहीं क्या भैया, माँ हमेशा क्या कहती थी कि कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम 5 ख्याल रखने वाली प्यारी बहनें मिली हैं। अब देखो ना, सुबह लेट उठने के बाद भी सब कुछ मुझे करा कराया मिल गया। यहाँ तक कि अलमारी से कपड़े तक भी नहीं निकालने पड़े। आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखते हो भैया। हम 5 की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। और माँ बाबा के जाने के बाद एक आप ही हो जिसने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनिकेत अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था। फाइनली मेरी बहन की शादी तय हो गई यार। अब कुछ दिनों के बाद वो अपने ससुराल जाएगी और फिर घर का बड़ा एसी वाला कमरा मेरा।
अबे साले, तुझे अपनी बहन की शादी की ज्यादा खुशी है या एसी वाला कमरा मिलने की? यार सच कहूं तो कमरा मिलने की। नहीं नहीं, सच कहूं तो दोनों की यार। मेरी बहन है मुझसे बड़ी, लेकिन हरकत बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। वो मुझसे रोज लड़ती है यार। कई दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जाकर कोई अच्छा लड़का मिला है उसके लिए। इस बार उसका इस शादी से पहले का आखिरी रक्षाबंधन होगा, तो सोच रहा हूँ कि इस बार उसे क्या गिफ्ट दूं यार। अच्छा सा सजेस्ट करना यार। शादी में तो वो सब अपनी पसंद का लेगी, तो राखी पर उसे क्या दूं? अबे तो खुद मुझसे पूछ रहा है यार। तेरी तो एक बहन है तो तू इतना सोच रहा है, मेरी सोच 5 बहनें हैं। अब उन सबको क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ऊपर से मैं अभी तक उनके लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाया यार। यार अनिकेत, अब एक बहन हो तो बताऊं, तेरी 5 बहनों के लिए मैं क्या ही बताऊं यार। अच्छा सुन, मेरी मान तो तू ना सबको शगुन के लिफाफे में 100-100 रुपए डाल के दे दे यार, सस्ते में निपट जाएगा। और रही बात शादी की, तो वो तो तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जानता हूं। लेकिन किसी भी तरह मुझे पायल के लिए लड़का ढूंढना ही होगा यार। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करवानी ही है ना। अरे ये क्या यार, तेरी बातों के चक्कर में तो सारा खाना ही ठंडा हो गया। खाना। अनिकेत की बहनें अब बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब अनिकेत को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और वो अब उनके लिए लड़का ही ढूंढता रहता। ऐसी एक रोज जब पायल एक लड़के से बात कर रही थी, तभी अनिकेत कमरे से बाहर आ जाता है और पायल को दरवाजे पर उस लड़के से बात करते हुए देख लेता है। जब वो लड़का वहां से जाता है तो अनिकेत, वाह, अरे वाह, क्या पसंद है तेरी है? तूने तो बड़ा हैंडसम लड़का पसंद किया अपने लिए। भैया ये आप क्या कह रहे हो? अरे शर्मा मत पगली, तू बता क्या नाम है उसका। अरे तेरे हाथ पीले हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। तभी वो लड़का वापस आकर कहता है, ठीक है मैडम, तो मैं ये रद्दी लेने कल आ जाऊंगा। हैं? रद्दी? पायल, तू अपने होने वाले पति से अब रद्दी उठवाएगी? अरे तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे यार? अरे भैया ये कबाड़ी वाला है। हैं? कबाड़ी वाला? चलो कोई नहीं, प्यार तो अंधा होता है ना। और वैसे भी आजकल रद्दी वाला भी अच्छा कमा लेता है। बताओ भाई कितना कमा लेते हो? क्या भाई साहब, कबाड़ी वाला मैं हूँ और कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। ओह सॉरी, माफ करना भाई साहब। भैया आपने टेंशन के चलते कहीं सच में पायल दी की शादी कबाड़ी वाले से मत करा देना। हाँ नहीं तो हम सबको उसे कबाड़ी जीजू कहकर बुलाना होगा। अच्छा अब ये सब छोड़ो। वैसे भैया आपको याद है ना आज संडे और आपने हम सबको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाएंगे। ओह तो आज मेरा कंगाल होने का दिन है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सब तैयार हो जाओ, फिर हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। अनिकेत अपनी सभी बहनों को खरीदारी के लिए एक शोरूम ले जाता है, जहां वो सब अपने लिए कपड़े और सुंदर सुंदर राखी खरीदती हैं। लेकिन इन सब में उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। हे भगवान, काफी पैसे खर्च हो गए। अभी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और घर में राशन भरवाना बाकी है, और अभी तनख्वाह आने में 10 दिन बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, इन पैसों के बदले जो मैं इनके चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूँ, उससे एक अलग ही सुकून है। अरे भैया आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे? नहीं, मेरे पास अभी कपड़े रखे हैं। वो कुर्ता पजामा लिया था ना दिवाली पर, तो बस वही पहन लूंगा। वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अब अनिकेत काफी परेशान था। अब उसके बाकी पैसे, बिजली का बिल, घर का राशन और बाकी खर्चों में निकल गए। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी 5 बहनों को राखी का गिफ्ट कहाँ से लाकर देगा। अगले दिन वो ऑफिस में रौनक से इस बारे में बात करता है। यार रौनक, वो मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए यार। साल में एक बार ये त्योहार आता है ना, तो अपनी बहनों को कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा यार। माफ करना दोस्त, लेकिन तू तो जानता है ना, शादी वाला घर है तो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं यार। लेकिन उनकी ये सारी बातें रूपाली फोन पर सुन लेती है। दरअसल गलती से अनिकेत के हाथ उसका नंबर डायल हो गया होता है। अब वो समझ जाती है और अपने बहनों से इस बारे में बात करती है। और फिर अगले दिन, अनिकेत, पैसों का इंतजाम हो गया है, ये ले रख ले। ऐसे ही राखी वाला दिन आ जाता है। फिर एक एक कर सभी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे, जो अपनी बहनों को माँ बाप जैसा प्यार दे। हाँ भैया, ऊपर वाला आपको सारी खुशियां दे। तुम 5 ही तो मेरी खुशी हो, तुम सब भी हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद अनिकेत तनख्वाह आने पर रौनक को पैसे लौटाता है, तो रौनक उससे कहता है, अरे ये पैसे मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं ही नहीं। ये तो मुझे तुम्हारी 5 बहनों ने दिए थे, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़े थे, ताकि तुम उनके लिए बिना परेशानी के तोहफे ले सको। और यार उन सब ने तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना भी किया था। ये सुनकर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए और घर आकर उसने अपनी 5 बहनों को गले से लगा लिया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।
देखते रहिए बेस्ट बडीज।